हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। फटाफट से सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। आज तो पता है टेक्निकल कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम जरूर होगा। मे भी हो सके तो क्या हो सकता है, उसमें क्या होगा कि हो सकता है वेदर प्रॉब्लम हो कहीं कहीं, तो बच्चे बहुत थोड़ा नेटवर्क ये होंगे। खैर घबराएंगे नहीं आप लोग। जिसको भाई अगर दिक्कत होगा नेटवर्किंग का, वो वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बाबू हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग वहां से जा करके देख लेना। ऑलरेडी मैं ये वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जैसे क्लास हो जाएगा तो वो अपलोडेड हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स में। जो बच्चे अभी हैं वो देख लेंगे, ताकि भाई क्लास चलता रहे रेगुलरली। मैं ऑलमोस्ट एक पोल भी ले लिया टेलीग्राम पे बच्चों से जान करके कि भाई क्या किया जाए, लिया जाए या नहीं। लोगों ने कहा कि हाँ सर ले लिया जाए। कुछ बच्चों का कहना ये भी था कि नहीं सर, तो वो वे बच्चे देख लेंगे अपलोडेड, ठीक है ना। गुड इवनिंग। मौसम खराब है, हाँ मौसम तो खराब है, पर इसमें सुबह भी नहीं क्लास हुआ तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और आज फाइनली ये लेक्चर हम लोग का लास्ट होगा, केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा। बहुत विधिवत तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। जो भी टॉपिक बाकी है आज हम लोग फाइनली इसमें कवर कर लेते हैं। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग का ये क्लियर हो जाएगा बाबू। आज आप लोग अंत तक अगर पॉसिबल हो तो जरूर देखना। आज का जो लेसन है, लेक्चर है, उसमें हम लोग आर्हेनियस का समीकरण कवर करने वाले हैं, सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी करने वाले हैं, और थ्रेशोल्ड एनर्जी करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां से भी क्वेश्चंस राइज होता है। चलो, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सक्रियण ऊर्जा के बारे में। क्योंकि अगर आपको सक्रियण ऊर्जा समझ में आ जाता है तो आप, मुझे लगता है कि बहुत कुछ समझ पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग सक्रियण ऊर्जा के बारे में समझते हैं। और सक्रियण ऊर्जा से चलो पहले चले, ध्यान रखेंगे सब कोई। अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया की दर पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, यही आज हम लोग इसके अंदर जानेंगे। टेम्परेचर का, तापमान का क्या असर पड़ता है। आपको पता है कि तापमान अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ये मैं आपको बताया था कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे तो उसमें तापमान भी एक फैक्टर बनता है। टेम्परेचर, अगर मान लो कि कोई पदार्थ है, हम उसको जब टेम्परेचर देने लगे तो टेम्परेचर देने से क्या होता है? उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें टक्कर बढ़ जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, नोट करना, मैं सारी बातों को इसमें बता रहा हूं कि अभिक्रिया को होने के लिए टक्कर का होना जरूरी होता है। कॉलिजन थ्योरी, टक्कर होता है। क्या होता है? टक्कर, टक्कर होते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि टक्कर होने लगता है उसके अंदर? एक्चुअली जब उसको एनर्जी मिलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा, तो वो आपस में कोलाइड करने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? कोलाइड, टक्कर करते हैं। अब जब टक्कर होता है तो टक्कर भी दो तरह का होता है। टक्कर भी कितने तरह का होता है? दो। एक इफेक्टिव और एक होता है अनइफेक्टिव। इफेक्टिव टक्कर यानी कि प्रभावकारी, जिसे हम कहते हैं प्रभावकारी टक्कर, समझिएगा ये कॉन्सेप्ट है। प्रभावकारी टक्कर, और एक हो जाता है अप्रभावकारी टक्कर। अप्रभावकारी टक्कर, समझना है इस चीज को। देखो, मान लो कि यहाँ पर एक लड़का है, लड़का को बात समझ लो, मान लो कि कोई है, स्टूडेंट है, ठीक है। ये पढ़ता लिखता नहीं है, इसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं इससे। तो मान लो कि इसको इसकी मम्मी डांटती है तो ये नहीं सुनता, पापा डांटते हैं तो भी नहीं सुनता, या फिर मान लेते हैं कि चलो मम्मी डांटती है तो नहीं सुनता लेकिन पापा डांटते हैं तो तुरंत ये सुन लेता है। तो मम्मी का इस पे कोई असर नहीं पड़ा तो मम्मी वाला अप्रभावी हो जाएगा, लेकिन पापा जब डांटे तो प्रभावी। जरूरी नहीं है कि दोनों प्रभावी हो जाएंगे, एक प्रभावी हुआ तो एक अप्रभावी। पापा की बात से इसको डर हुआ, पापा की बात इस पे प्रभाव पड़ गया, लेकिन मम्मी की बातों का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भाई टक्कर, टक्कर तो होगा। बच्चा तो है, नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन क्या ऐसा है कि मम्मी का भी प्रभाव, पापा का भी प्रभाव, लेकिन टक्कर तो दोनों हुआ, मम्मी का भी और पापा का भी। लेकिन समझ में किसका है इसका प्रभाव, असर किसका पड़ा इस पे? असर सिर्फ पड़ा पापा वाला का, मम्मी वाला का कोई असर नहीं पड़ा। तो टक्कर दो होते हैं, एक तो कि असर पड़ने वाला, एक बिना असर का। एक का असर पड़ा, एक का असर नहीं पड़ा। तो टक्कर इसमें पड़ने वाला एक प्रभावकारी। अगर टक्कर का असर पड़ गया रिएक्शन में, पापा की बात इसके माइंड में आ गई, पापा की बातों से डर हो गया इसको, प्रभावकारी असरदार हो जाएगा। नहीं हुआ तो बेअसरदार यानी अप्रभावकारी टक्कर।
तो देखो टक्कर जो होता है ना, कोलिजन होता है बच्चों। प्रभावकारी टक्कर का मतलब कि कुछ ऐसे टक्कर होंगे जिसकी वजह से रिएक्शन आगे बढ़ जाता है, रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन को प्रोसीड करने वाले जो टक्कर होते हैं, जिस टक्कर की वजह से रिएक्शन होता है, उसको हम कहते हैं प्रभावकारी टक्कर। और जो टक्कर रिएक्शन के लिए नहीं होते हैं, मतलब मम्मी ने भी डांटा, पापा ने भी डांटा, मम्मी का डांटा बेकार गया, पापा का ही डांटा काम आया, तो इसमें भी प्रभावकारी टक्कर, अप्रभावकारी टक्कर। किसका डांटा हुआ काम आया? प्रभावकारी टक्कर वाला, अप्रभावकारी वाला नहीं आया। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो टक्कर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि प्रभावकारी टक्कर वो होता है जो टक्कर अभिक्रिया में भाग ले, यानी रिएक्शन जब हो रहा हो तो उसी टक्कर की वजह से अभिक्रिया बढ़ रही है आगे, वही टक्कर की वजह से। सारे टक्कर अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, सारे टक्कर की वजह से रिएक्शन नहीं होता। सब कोई डांटता है तो बच्चे पे असर नहीं आता, पूरे गांव के लोग डांटने लगे तो बच्चे पे असर नहीं आने वाला है। कुछ स्पेसिफिक होते हैं गार्जियन जिनसे बच्चे के अंदर डर है, लाज है, अरे ना ना पापा आ गए, पापा डांट दिए तो भाई अब कुछ भी हो जाए चुप हो जाता है। तो सारे टक्कर अभिक्रिया के लिए असरदार नहीं होंगे, सारे टक्कर अभिक्रिया के लिए नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टक्कर होते हैं जिनकी बातों से इनको शर्म आता है, डरता है, मतलब ये प्रोसीड कर जाता है। क्लियर हो गया? तो बच्चों जो टक्कर, जिस टक्कर की वजह से रिएक्शंस प्रोसीड करता हो, आगे की ओर बढ़ता हो, अर्थात हम इसको घुमा करके इसी बात को अगर ऐसे बताएं कि जो टक्कर अभिक्रिया में भाग ले, यानी जिस टक्कर की वजह से अभिक्रिया हो रही हो, उसे हम कहते हैं प्रभावकारी टक्कर। और जिसकी वजह से डांटा सबने, टक्कर तो ये भी है, लेकिन वो उन लोगों का डांट अप्रभावी रह गया, उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, तो ये बेकार के हो गया, अप्रभावकारी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टक्कर ऐसा माना जाता है टेम्परेचर, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि टेम्परेचर का इशू जो होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग ऐसा माना जाता है कि 2 गुना अर्थात 3 गुना हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से। भाई समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है ना? यस, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए, तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से वो स्पीड जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, लगभग 2 या 3 गुना बाबू हो जाता है। ऐसा एक एग्जांपल अगर आपको मैं बता दूं कि N2O5 नाइट्रोजन का ये पेंटाऑक्साइड N2O5, इसको भाई तोड़ना है, डिकम्पोज करना है। क्या करना है? डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज यानी कि अपघटन करना है, इसका तोड़ना है। तो देखो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको छोड़ दो आप, टूटो भाई, टेम्परेचर हमने कितना रखा बाबू? 0 डिग्री सेल्सियस रखा, तो सोचो ये कितना दिन समय लेता है? 10 दिन समय लेता है टूटने में। 10 दिन समय ले लेता है ये। कितना? 10 दिन समय लेता है। जब हम बोल देते हैं कि ये N2O5 भाई तुम टूटो, आराम से टूटो, मर्जी भर ले टूट जाओ भाई, बोले ठीक है जाओ ना, हमारा तो टेम्परेचर 0 डिग्री, हम आराम से टूटेंगे, 5 दिन 10 दिन लेंगे। कितना दिन लेगा? 10 दिन। तो आप देखना इसमें कैसे टेम्परेचर का असर होने वाला है। पापा का असर जैसे बच्चों पे आता है ना, मम्मी का तो बहुत कम आता है, और किसी किसी मम्मी भी बहुत डॉन टाइप की होती है, तो मम्मी का भी असर बच्चों पे आ जाता है। लड़कियों पे तो पापा का असर बहुत कम आता है, क्योंकि पापा की वो परी होती है, बोलती है पापा की परी हूं। तो ये बच्चे भी माँ के लाडले होते हैं, सब लाडले हैं, प्यारे हैं, बहुत अच्छा। माँ पापा से आप लोग बहुत प्यार करो। ऐसे ही हम तो बस समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं आपको, ताकि आपको किसी तरीके से, किसी बहाने से समझ में आ जाए। अब चलो, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये 10 दिन में टूटेगा। सर अगर इसको हम 25 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो कितना में? तो 5 घंटा में टूट जाएगा, 5 आवर्स में। देखो कितना कमाल का रिएक्शन का स्पीड है। 25 डिग्री सर दे दिए तो ये 5 ही घंटा में, तो 10 दिन का काम 5 घंटा में हो गया। अरे बहुत ज्यादा है, जबरदस्त हो गया। 25 डिग्री सेल्सियस का काम 5 घंटे में हो गया। देखो टेम्परेचर का असरदार, कहीं ना कहीं टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किस पे? रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब सर इसको हमने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये 12 मिनट लेगा। 12 मिनट में बच्चों टूट जाएगा। कितने देर में? 12 मिनट में बस टूट जाएगा। यस सर, नो प्रॉब्लम सर, समझ में आ गया ना? हाँ, पापा की परी होती है लड़की लोग, बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे भी माँ के लाडले होते हैं, ठीक है ना, और पापा के भी शान होते हैं। ये आप सब कोई, लड़की हो या लड़का, वो माँ पापा के लिए हमेशा प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं। आप लोग अपने कर्मों से माँ पापा को हमेशा प्रसन्न रखें। दुनिया के यही सबसे बड़े ईश्वर होते हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। ये प्रसन्न है तो आपकी जीवन खूबसूरत है,
खुशबूदार होगी आपकी जीवन। अगर ये अप्रसन्न हो जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मन में बड़ा तकलीफ होगा, कष्ट भी आने लगे। इसे नाराज ना रखें। चलिए देखिए टेम्परेचर का असर क्या है। टेम्परेचर का असर, डांट का असर। 0 डिग्री पे 10 दिन कोई नहीं डांटा, आराम से पढ़ रहा है। जा एक कोर्स, एक चीज को याद करने में बड़ा पढ़ेगा ना, हटो ना, कोई नहीं डांटा। 0 डिग्री टेम्परेचर ही नहीं है। थोड़ा सा टेम्परेचर बना तो वो अब 10 दिन का काम बोला 5 दिन में कर लेंगे, मम्मी डांट के गई है, थोड़ा सा असर बनाया। और जब हाई कोर्ट से कमांड आ जाता है ना 50 डिग्री सेल्सियस पर पापा वाला, तो तुरंत पापा तुरंत करके कर देते हैं, तुरंत हटिए ना, पढ़ 12 मिनट में काम कंप्लीट। तो यहां पर मैं आपको इस चीज के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप इस चीज को समझो, टेम्परेचर का कितना बड़ा असर हो रहा है रिएक्शन में। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, आप सबने सुना होगा, आर्हेनियस नाम था उनका। क्या नाम था बाबू? आर्हेनियस नाम था। डच केमिस्ट थे वो, रसायन शास्त्री थे आर्हेनियस। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन को जरा आप देखेंगे, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से था, के बराबर AE⁻ EA अपॉन RT। के बराबर, जरा गौर करेंगे इसे, के बराबर AE⁻EA बटा में RT। घबराएंगे नहीं, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। के क्या है बाबू? वेग स्थिरांक, अर्थात हम इसको कहेंगे रेट कांस्टेंट। क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट। आर्हेनियस गुणक यानी ऐसे हम कंपन आवृत्ति गुणक भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी आप कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या कह सकते हो? फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर। यह आपका हो गया एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेट करने के लिए, इसको तो आज हम लोग पूरे डिटेल्स में समझेंगे, आप लोग घबराना मत, पूरे डिटेल्स में समझेंगे कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर। तो आप इसको नोट कर लो, हम यहीं से इसको डिराइव करके आगे की ओर एक इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं। बस अभी हम लोग इतना समझते हैं कि आर्हेनियस ने देखो क्या किया था, टेम्परेचर और वेग स्थिरांक, ठीक है ना, उसमें क्या किया था, एक रिलेशन दिया था रेट कांस्टेंट में और टेम्परेचर में। तो अगर आपसे कुछ पूछा जाए क्वेश्चन कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर यानी कि वेग स्थिरांक के क्या है बाबू? वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, और टी क्या है? टेम्परेचर। तो वेग अभिक्रिया की वेग स्थिरांक और तापमान, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो किस समीकरण से हम लोग देते हैं? तो आर्हेनियस के समीकरण, के से टी के साथ रिलेशनशिप। बाकी सब तो आपका कांस्टेंट वगैरह हो जाएगा। इसमें क्या है? के और टी, वेग स्थिरांक और टेम्परेचर, वेग स्थिरांक और टेम्परेचर, ये मूल है, यही मेन है। इन दोनों के बीच जो हम लोग इक्वेशन देंगे वो किसे देंगे? इंग्लिश के क्लासेस रात 9:30 बजे है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 3 दिन। फाइनली बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो कंफ्यूजन छोड़ देंगे अपना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन हिंदी चल रहा है रात 9:30 बजे। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार रात 9:30 बजे ही इंग्लिश चलेगा। जैसे अब आज बृहस्पतिवार है तो आज इंग्लिश का कोर्स है, आज इंग्लिश 9:30 बजे से पढ़ाई होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स का मैं आपको डन कर दूं, बृहस्पति है ना, शुक्र शनि इसमें रह गया है, सोमवार से फाइनली, लेकिन टाइम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन है पटना में, आपको पता है लॉकडाउन है, और जब तब आने जाने का कोई परमिशन नहीं है। तो सर से बातचीत हुई है, सर सुबह में आने के लिए टाइम निकाले हैं, तो आप लोग सुबह में ही पढ़ लेना, थोड़ा सा टाइम अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी समय बहुत बुरा चल रहा है। चलो तो फाइनली ये हम लोग का आर्हेनियस का समीकरण हो गया। आर्हेनियस के समीकरण पर हम लोग डिटेल्स करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर, ये समझ में आ गया ना कि टक्कर भाई प्रभावकारी भी होता है, अप्रभावकारी होता है। प्रभावकारी जिसका असर हो गया हो, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड करता हो, यानी कि जो टक्कर अभिक्रिया में भाग ले रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रभावकारी टक्कर। अब जरा इस बातों को समझते हैं हम लोग, इस बात को क्लियरली समझते हैं कि होता क्या है। देखो आर्हेनियस ने एक संबंध दिया था, वही के बराबर AE⁻ बटा में RT। सक्रियण ऊर्जा की जहां तक सवाल आ रही है वो होता क्या है, हम आपको सारा चीज बता रहे हैं। देखिएगा हम ग्राफ एक प्लॉट कर रहे हैं और ग्राफ के माध्यम से आपको सारी बातों को क्लियरेंस करने जा रहे हैं। आप सबको अच्छे से देखना, ये जिसको समझ आ गया वो सोचो ये पूरी चैप्टर का ऑलमोस्ट बात को समझ। हम इस पे लिखते हैं क्या?
इस पे क्या लेंगे, एनर्जी को, ऊर्जा, ये हमारा ऊर्जा होगा, इस पे हम एनर्जी पढ़ेंगे, यानी वाई एक्सिस जो देख रहे हैं ना, वाई अक्ष, इस पे बाबू हम ऊर्जा को लेके चलेंगे। और इधर देखेंगे कि एनर्जी के साथ साथ रिएक्शन का प्रोग्रेस क्या है। टेम्परेचर मतलब एनर्जी, टेम्परेचर देते हैं तो इसका मतलब उसके पास क्या बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है, क्या बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है। तो यहाँ पर हम एनर्जी के साथ साथ इधर देखेंगे कि रिएक्शन कितना प्रोग्रेस करता है, इधर हम क्या देखेंगे, रिएक्शन का प्रोग्रेस, यानी हम देखेंगे रिएक्शन, आर एक्शन मतलब रिएक्शन का प्रोग्रेस, सब कुछ समझ जाना, ठीक है ना। रिएक्शन का प्रोग्रेस इस पर देखेंगे और इस पर देखेंगे ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, क्या देखेंगे, एनर्जी। एनर्जी के साथ साथ क्या होता है, देखिए कोई भी पदार्थ, हर किसी पदार्थ जो होता है ना वो कणों से मिलकर के बना होता है, द्रव्य कण होता है, हर एक पदार्थ के पास कुछ न कुछ अपना एनर्जी होता है, अपना एनर्जी कुछ न कुछ भाई होता है। आपके पास, आप चलो आप हो, आपके पास कुछ अपना एनर्जी है, आप अगर सेव खा लिए, अनार खा लिए, कुछ भी खा लिए तो आपको और एक्सटर्नल एनर्जी मिल गई, लेकिन उसको खाने से पहले आपके पास अपना एक एनर्जी लेवल था, कुछ भी था, थोड़ा ज्यादा कम कुछ भी था लेकिन था। वैसे ही मान लो कि हमने दूध चीनी चाय पत्ती लिया, दूध चीनी चाय पत्ती को मिला दिया, तो दूध चीनी चाय पत्ती के पास थोड़ा बहुत अपनी एनर्जी होता है, थोड़ा सा एनर्जी होता है, और जब हम उनको फाइनली एनर्जी और देने लगते हैं तो वो चाय बनने लगता है। वो अपनी एनर्जी से चाय पूरी तरह नहीं बनता, थोड़ी सी एनर्जी होती है उनके पास, लेकिन होती है। दूध चीनी चाय पत्ती को मिला करके रख दिया तो उसके पास, ऐसा अगर पूछा जाए क्या एनर्जी है उसके पास, जी हाँ थोड़ी बहुत एनर्जी है, बट उतना नहीं है कि वो फाइनली चाय में बदल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, हम लोग गर्म करते हैं उसको, गर्म करते हैं तो भाई धीरे धीरे वो अपना एक स्टेट चाय वाला लेता है, और एक बार ऐसा स्टेट आता है कि फाइनली वो क्या बन जाता है, चाय बन ही जाता है। क्या बन जाता है, चाय। वैसे यहां पर हम देखते हैं कि भाई उसके पास क्या है कि थोड़ी सी अपनी एनर्जी है, तो हम एनर्जी तो इस पे दिखाएंगे, यानी कि ये हमारा यहां से यहां तक हम ये बताते हैं कि ये अभिकारक की अपनी ऊर्जा है, ये अभिकारक की अपनी एनर्जी है, ठीक है ना। इस एनर्जी को हम नाम देते हैं ई फॉर एनर्जी, आर फॉर रिएक्टेंट, जी समझना। ये यहां तक अपना पूरा एनर्जी नहीं है अभिकारक के पास, दूध चीनी चाय पत्ती के पास पूरा एनर्जी नहीं था, पर थोड़ा तो जरूर था। तो यहां पर अभिकारक है, ये हमारा हम बता रहे हैं कि यहां पर अभिकारक है, और वहां तक अभिकारक की ऊर्जा है, रिएक्टेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट। समझ आ रहा है बच्चों, दिख रहा है ना सब कुछ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, मस्त दिख रहा है, मस्त दिख रही हो कोमल। हम पूछ रहे हैं अरे यार यहाँ पे अच्छा दिख, तुम कोमल को अच्छे दिख रहे हो। ए भगवान, कहाँ से आ गए बच्चे। सर कब क्लास चालू होगा, टिंकू कुमार क्लास चालू है बाबू, एक बार आप रिफ्रेश कीजिए। तो रिएक्शन का प्रोग्रेस इधर देखेंगे, रिएक्शन का हम लोग प्रोग्रेस इधर, तो ये देखो ई आर का मतलब अभिकारक का ऊर्जा अपना है। अब पूरा रिएक्शन को होने के लिए हमें इतना एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम इस पे तो एनर्जी ही दिखाएंगे। भाई पता चल गया कि फलाना एक्टर को अपने के यहाँ बुलाना है, तो उनको भाई 1 लाख रुपया देना है तभी वो आएंगे, 1 लाख रुपया उनको देंगे तो वो आएंगे। तो भाई आप 1 लाख लेके पहुंचो तब ना वो आएंगे। तो किसी ने कहा कह रहे हमारे पास कुछ सोर्स पैर भी है, 10-20 हजार कम हो जाएगा, तो 20,000 चलो उनके वजह से कम हो गया, 20,000 के बाद हमें उनको 80,000 देना पड़ेगा ना, तब ना हमारे घर पे आएंगे। हो बताइए, किसी बढ़िया एक्टर को बुलाना है हमारे घर पे, 1 लाख रुपया का डिमांड है उसका, कि भाई हमारा टोटल इतना हमारा एनर्जी चाहिए, हमको टोटल इतना पैसा दे दीजिए, हम अभिकारक से प्रतिबल में बदल जाएंगे, हमको कोई टेंशन नहीं, मतलब रिएक्शन हो जाएगा। तो भाई इतना तो एनर्जी ऑलरेडी उसके पास था, 20,000 तो कम कराने का ताकत है कि चलो भाई 20,000 हम छोड़ दिए, हमारे पास 20,000 का ताकत है, चलो बाकी 80,000 का तो उपाय करना पड़ेगा ना। तो इतना एनर्जी तो इसके पास है, यहां से अब फाइनली यहां तक पहुंचने के लिए हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, एक्टिवेट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यही होता है सक्रियण ऊर्जा, उसको सक्रिय बनाने के लिए। इतना एनर्जी तो था उसके पास, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, एक्टिव होने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हमने फाइनली उसको ऊर्जा दिया, एनर्जी दिया। क्या दिया, एनर्जी दिया। तो वो ऊर्जा हमारी कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। सक्रिय करने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं उसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। कोई दिक्कत नो सर। अब चलिए बस थोड़ा सा यहां से आपको इधर ले आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्हेनियस सर का कहना था कि कोई भी रिएक्शन कैसे होता है जरा सा फोकस करेंगे। जैसे हमारे पास H2 है, प्लस में I2 है,
ये बनता है 2HI। आप सभी परिचित होंगे इस केमिकल रिएक्शन से डियर। यहाँ पर H2 प्लस में I2 क्या बनता है 2HI। आर्यनियस सर ने ये कहा, आर्यनियस सर का कहना था कि ये रिएक्शन कैसे होता है। वो कहते हैं कि सबसे पहले देखो जैसे H2 है तो H2 और प्लस में ये I2 है तो I2, H H के बीच अपना बॉन्ड है, I I के बीच अपना बॉन्ड है कि नहीं? यस सर है। अब क्या होगा, उनका कहना था, क्या हो गया, दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ समझो, पढ़ाई पे फोकस करोगे, चैट में ज्यादा फोकस ना करो आप लोग। उनका कहना था कि जब तक ये कोलाइड नहीं करेंगे, आपस में टक्कर नहीं करेंगे, तब तक रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो ये आपस में भिड़ते हैं, टक्कर मारते हैं, ये क्या होंगे, भिड़ेंगे। हाँ ये भिड़ जाते हैं, तो भिड़ते हैं तो ये आपस में अब टक्कर, तो इधर भी एक बॉन्ड क्रिएट हुआ और ये भी अब इधर बॉन्ड क्रिएट हुआ। देखो ये अभिकारक, अभिकारक ये है। अब हम इसको भूल जाते हैं अभी, H2 और I2, H2 और I2, ये H2 और I2, H अब आ रहा होगा, देखेंगे बताएंगे, अब आ रहा होगा, अब साउंड आ रहा होगा। हाँ हाँ अब साउंड आ गया ना, अब साउंड आ रहा होगा। चलेंगे, बहुत बढ़िया। कहाँ गया पेन, कहाँ गया, वहां पे रखते हैं। चले बच्चे, तो मैं ये बता रहा था, मैं आप लोग को ये बता रहा था कि आर्रेनियस सर ये बताएं कि ये अभिकारक से प्रतिफल बनने के पहले एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। जरा 1 सेकेंड, टेक्निकली भी हाँ हो गया, चलो तो क्लियर हो गया ना। अब मैं बता रहा था कि इसको 10 जूल मान लो कि टोटल एनर्जी चाहिए अभिकारक से इंटरमीडिएट तक पहुंचने में। अभिकारक से इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, जिसे हम सक्रिय जटिल कहते हैं, ये भी नाम देते हैं सक्रिय जटिल, एक्टिव कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स तो क्या,
कॉम्प्लेक्स एक्टिव है, बस ये तुरंत टूटेगा और टूट करके क्या बनेगा, प्रतिफल, प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। तो देखो यहां पर हम क्या कहते हैं कि अभिकारक, अभिकारक के अणु जो होते हैं ना ये चलते हैं कहां पहुंचते हैं, मध्यवर्ती यानी कि सक्रिय जटिल के पास। कॉम्प्लेक्स होता है जो एक्टिव होता है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिव कॉम्प्लेक्स। सर इसका मतलब नहीं समझ में, मध्यवर्ती, शुरू, लास्ट, मध्य, अभिकारक, प्रतिफल, बीच वाला, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती मतलब बीच वाला, इंटरमीडिएट, बीच में। तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच वाला, यानी अभिकारक से डायरेक्ट प्रतिफल नहीं बना, उससे पहले एक अवस्था आती है ट्रांजिशन स्टेट जिसे हम कहते हैं, और वहां पर जो हमारा पदार्थ होता है सक्रिय जटिल के रूप में मिलता है, और वो फाइनली ब्रेक होता है तो प्रतिफल बन जाता है। क्लियर हुआ बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। अर्थात अगर आपसे सक्रियण ऊर्जा का कोई परिभाषा पूछे, अब आवाज आ रही है ना, अब आपसे सक्रियण ऊर्जा का अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो आप क्या कहोगे? मैं तो ये कहूंगा सीधा सीधी, अभिकारक को सक्रिय करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब थोड़ा सा और बोलो कि सर इसको और कुछ अच्छे से। जी हाँ, हमने क्या किया बच्चों, देखो अभिकारक, अभिकारक को पहुंचा दिया सक्रिय जटिल के पास। तो अभिकारक को सक्रिय जटिल तक पहुंचने में हमने जो एनर्जी दिया, जैसे देखो यहां से इतना एनर्जी तो अभिकारक का है, ये अभिकारक का है, तो ये जो हम एनर्जी दिए हैं वही हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एप्पल, नो सर, ए फॉर एक्टिवेशन। ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है दोस्त, यानी कि यही यहां से यहां तक, मैं रेड कलर कर देता हूं इसको, यहां से यहां तक हमारा बच्चा होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो है ये अभिकारक का अपना एनर्जी था। कोई दिक्कत? अब बात आ गई कि सर परिभाषा, तो अभिकारक से मध्यवर्ती अर्थात सक्रिय जटिल तक पहुंचाने तक जो एनर्जी देना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सक्रियण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभिषेक त्रिपाठी, एक्टिवेशन। मैं बार बार बोल रहा हूं बाबू, एक्टिवेशन एनर्जी। मैं आपको डिफिनेशन भी दिखाऊंगा इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो फाइनली अब क्या होता है, अब चलो जैसे दूध, चीनी, चाय पत्ती गर्म हुआ, चाय बना, तो चाय ऐसा नहीं कि चाय बॉयल हो रहा है उसी टाइम आपके मुंह में आ गया, नहीं, चाय को थोड़ी देर वो क्या होता है अपना एनर्जी रिलीज करता है, इंटरमीडिएट के बाद वो अपना उष्मा त्याग करेगा थोड़ा बहुत, तब वो चाय उतरता है, हम लोग उतार करके थोड़ा सा वो ठंडा पक्का होता है, वो निकालते निकालते तक अपना फाइनली एनर्जी कुछ रिलीज करता है। तो ध्यान रखेंगे मध्यवर्ती के बाद, मध्यवर्ती जो स्टेट है ट्रांजिशन, यहां से वो अपनी यहां तक आया, कुछ अपनी एनर्जी रिलीज किया, कुछ ऊर्जा त्याग किया, तब हमारा बन गया फाइनली प्रतिफल। क्या बन गया बच्चों? प्रतिफल बन गया। ध्यान रखेंगे क्या बन गया? प्रतिफल। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अभिकारक से ये मध्यवर्ती, मध्यवर्ती से प्रतिफल, ये अभिकारक, अभिकारक से मध्यवर्ती, और ये प्रतिफल। देखो ये हमारा हो गया था अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट जिसे कहते हैं, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? नो सर। अब चलो, अब हम आपको फाइनली इसको और अच्छे से देखते हैं, पहले डिफिनीशन देख लेते हैं हम। सक्रियण ऊर्जा क्या कहता है? सक्रियण ऊर्जा क्या कहता है? बस यहां पे बाबू थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समझ लूंगा आपका। ये था रिएक्शन का प्रोग्रेस। क्या था? रिएक्शन का प्रोग्रेस। एक बार और देख लो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार और, ठीक है। और यहां पर हमने लिया एनर्जी, ऊर्जा को ले लिया, यहां तक अपना ऊर्जा किसका है? रिएक्टेंट का, इसको हमने ई आर लिख दिया, और यहां पर है कौन? अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। अब हमें क्या करना है कि उसको टोटल इतना एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी इतना चाहिए, जिसमें इतना एनर्जी उसके पास है ई आर। अब हमें इतना एनर्जी बस देना है जिसे हम क्या कहेंगे? ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फाइनली कहां पहुंच गया? सक्रिय जटिल अर्थात एक्टिव कॉम्प्लेक्स मध्यवर्ती के पास पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया? मध्यवर्ती के पास। अब फाइनली वो अपना थोड़ा सा एनर्जी लॉस करेगा और बन गया यहां पर प्रतिफल। क्या बन गया? प्रतिफल। तो अभिकारक से प्रतिफल पहुंच गया, तो अभिकारक से प्रतिफल पहुंच गया फाइनली। इसमें देखो तीन तरह की ऊर्जा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या? ई आर, बाबू ध्यान रखना सब कोई, ई आर रिएक्टेंट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की ऊर्जा। कुछ बच्चों के नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा आप लोग जिसके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आप लोग वीडियो अपलोडेड देख लेना, ठीक है?
और ये बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो कि टोटल एनर्जी क्या कहलाएगा। हम अगर ई आर प्लस में ई ए को ऐड करते हैं, यहां से यहां तक की जो एनर्जी है ना, यहां से यहां तक की जो एनर्जी है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी। ईटी मतलब टोटल एनर्जी नहीं समझना, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। जैसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा एक हमारी मिनिमम, न्यूनतम ऊर्जा होती है, जिससे क्या होता है ना कि फाइनली रिएक्शन प्रोग्रेस करता है। क्या होता है? रिएक्शन प्रोग्रेस करता है। अब देखो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ई आर और यहां से यहां तक की टोटल एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां से यहां तक की टोटल जो एनर्जी लग रही है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि इसे हम हिंदी में अगर कहें तो देहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा भी ऐसे लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा। तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है? क्लियर हो गया। यानी कि ई आर प्लस में ई ए बराबर टोटल ई टी। अब यहां से अगर एक्टिवेशन निकालना है, सक्रिय ऊर्जा निकालना है, तो ई टी माइनस ई आर, ई टी माइनस ई आर। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईटी मतलब समझ रहे हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा और अभिकारक की ऊर्जा। अभिकारक की ऊर्जा को हम लोग सामान्य ऊर्जा भी कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा और सामान्य ऊर्जा के अंतर को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। पूछने का कई तरीका हो सकता है। थ्रेशोल्ड ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो है ईटी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये रिएक्टेंट का अभिकारक ऊर्जा, इन दोनों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो क्या कहलाएगा? सक्रिय ऊर्जा। ये हो गया। अब यहां से यहां तक की देखो, यहां से यहां तक की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी, यहां से यहां तक की मध्यवर्ती वाली टोटल एनर्जी, जिसे हमने क्या लिखा? ईटी। तो भाई यहां पर प्रोडक्ट है तो ये ईपी नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ईपी। क्या कहलाएगा? ईपी। अब देखो हमने उसको एनर्जी दिया ज्यादा, लेकिन वो लॉस किया है बस इतना सा, थोड़ा सा छोटा सा लॉस किया। अब ये कैसे समझ में आ रहा है सर? देखो हमने इसको यहां से यहां तक हमने क्या दिया? उसको एनर्जी दिया है, लेकिन वो लॉस सिर्फ इतना ही किया है ना, बाकी एनर्जी तो उसके पास है ना, और एनर्जी वो तो रखा है। यानी कि जो एंथैल्पी आएगा इसका डेल्टा एच, वो तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने 10 जूल दिया तो वो 2 जूल ही लास्ट में खर्च किया, रिलीज किया कितना? 2 जूल। 8 जूल तो उसके पास अभी भी है ना, तो ये उष्मा शोषी हो गया, यानी एंडोथर्मिक। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो वो कब अप्लाई होगा? जब अभिक्रिया उष्मा शोषी हो। उष्मा शोषी का मतलब जिसमें उष्मा का अवशोषण हुआ हो। वो 10 जूल लिया है लेकिन खर्च 2 ही जूल किया है, तो अभी भी उसके पास एब्जॉर्ब एनर्जी है ना जी। तो वो उष्मा शोषी, अर्थात हम इसे कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं दोस्तों? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये रहा आपका इसके लिए। अब देखो, अब हम आपको ले चलते हैं इधर। सक्रिय ऊर्जा क्या था? सामान्य अणु को, सामान्य अणु को, अब सामान्य अणु क्या है सर? तो ये सामान्य अणु, यहां पर अभिकारक के अणु को सामान्य अणु, सामान्य अणु को सक्रिय जटिल में बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, सामान्य अणु को सक्रिय जटिल में, सामान्य अणु को सक्रिय जटिल में बदलने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इस एनर्जी के अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम दे रहे हैं, इतना तो उसी का है, इतना हम जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं बाबू, वो हमारा कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा सक्रिय ऊर्जा। अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन, द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल मॉलिक्यूल्स इनटू एन एक्टिव कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल मॉलिक्यूल्स को, सामान्य अणु को, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स को एक्टिव कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने में लिए जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किया, उसको, उसी को कहते हैं बाबू एक्टिवेशन एनर्जी। अब रही बात की सर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, जिसे हम लोग देहली ऊर्जा कहते हैं, इसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभिकारक के अणुओं के बीच होने वाले टक्कर को, अभिकारक के जो अणु है ना उसको टक्कर। अब एक बात यहां पे मैं आपको बताते चलो, मैं आपको बताया कि भाई यहां से यहां तक अभिक्रिया हुई, इसमें कौन सा टक्कर भाग लिया होगा, प्रभावकारी की अप्रभावकारी? सर अभिक्रिया हुई इसका मतलब तो प्रभावकारी है, असरदार है टक्कर। अप्रभावकारी वाला तो रिएक्शन से उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ कौन करेगा? जो इफेक्टिव हो, जो प्रभावकारी टक्कर हो। अर्थात यहां से यहां तक पहुंचाना, यानी ये पूरी थ्रेशोल्ड आवृत्ति, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए सामान्य अणुओं से सक्रिय जटिल तक पहुंच रहा है ना, ध्यान रखना सब कोई। तो इसमें जो टक्कर हो रहा होगा वो प्रभावकारी है कि अप्रभावकारी? नहीं सर, प्रभावकारी है।
क्योंकि रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब प्रभावकारी है। तो प्रभावकारी बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, यहां से यहां तक प्रभावकारी बनाने के लिए जो ऊर्जा हम दे रहे हैं एकदम फाइनली यहां से लेकर के यहां तक, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अर्थात ये कह सकते हो ना कि सामान्य ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा के योगफल को थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। ये इक्वेशन से हो गया। सामान्य ऊर्जा और एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा के योगफल को हम क्या कहते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड ऊर्जा। अर्थात डिफिनीशन आपका ये कहता है कि अभिकारक के अणु को बीच जो टक्कर होता है उस टक्कर को प्रभावकारी बनाने के लिए जो हम ऊर्जा देते हैं, प्रभावकारी बनाने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। द एनर्जी गिवन टू मेक द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट इफेक्टिव, कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, एनर्जी जो गिवन दी जाती है उसको कहते हैं, ओहो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या लिखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ गया, समझ आ गया ना। अब देखो कुछ बच्चे करें सर इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो मैं आपको बता ही रहा हूं ना, और वो समझने वाला चीज तो हिंदी में भी आप समझते हैं, लैंग्वेज तो इंग्लिश भी है हिंदी में, आप दोनों यूज कर रहे हैं। जिन बच्चा को जो चाहिए वो ले सकता है, पढ़ सकता है। ये क्लियर हो गया। हमने ये पढ़ा ऊष्माशोषी अर्थात एंडोथर्मिक के लिए। तो मन में आपका एक सवाल जरूर होगा कि सर जब ऊष्माशोषी के लिए हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी भी जरूर होगा। बिल्कुल होगा। उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है कि ये मान लो कि हमने उसको 10 जूल दिया था, ये एनर्जी मान लेते हैं 10 जूल, और 10 जूल में से वो 2 जूल क्या कर दिया, खर्च कर दिया, 8 जूल बचा अभी उसके पास, तो वो ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है डेल्टा एच, यानी कि हीट एंथैल्पी जो है उसका पॉजिटिव है। अगर वो उससे ज्यादा कहीं खर्च कर दे, 10 हमने दिया और उसके पास भी अपना कुछ था ना जी, तो फाइनली 12 वो कर दिया, तो लॉस में चला गया ना, माइनस में चला गया, तो वो ऊष्माक्षेपी। यानी हम उसके लिए कैसे पढ़ेंगे, देखें ये हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन का प्रोग्रेस हम देखेंगे, रिएक्शन का इस पे क्या हो गया, प्रोग्रेस हो गया, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं एनर्जी। क्या देखने वाले हैं, एनर्जी। यानी कि यहाँ पर अभिकारक की एनर्जी टोटल ER है, और ये हो गए पूरे पदार्थ के मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना एनर्जी उसको चाहिए। यहां से यहाँ गया, यहाँ पर बन गया आपका सक्रिय जटिल यानी कि एक्टिव कॉम्प्लेक्स, सक्रिय जटिल जिसे हम कहते हैं एक्टिव कॉम्प्लेक्स, यानी इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब यहाँ से फाइनली क्या बनने वाला है हमारा, प्रतिफल। क्या बनने वाला है, प्रतिफल। अब देखो प्रतिफल बनने वाला है, ये एनर्जी ज्यादा है और ये वाली कम हो जाती है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना। अब देखो कि हमने यहां तक हमने एनर्जी जो दिया उससे ज्यादा वो लॉस कर दिया, तो एनर्जी रिलीज कर दिया ज्यादा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। तो बताओ एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव? नहीं सर, ये तो निगेटिव होगा, क्योंकि हमने जो दिया उससे ज्यादा ये लॉस कर दिया ये प्रोडक्ट बनने में। समझ में आ गया ना। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि सक्रिय जटिल जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स अर्थात इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती से प्रतिफल बनने में ऊर्जा का त्याग होता है, पर ध्यान रहे कि किस तरह का कब हो रहा है, कम त्याग हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। हमारे दिए हुए से कम हुआ तो ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक, और दिए हुए से ज्यादा हो गया तो एक्सोथर्मिक अर्थात ऊष्मा। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, फाइनली आपने समझ लिया। अब देखिए आपको अब समझना है ये वाली चीज, ये वाला K बराबर AE की पावर माइनस EA बटा में RT, इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। क्या था रिलेशन, K बराबर AE टू दी पावर माइनस EA बटा में RT, इसका हम लोग और मॉडिफाई करते हैं, हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग, दोनों तरफ ln लेने पर, नेचुरल लॉग का मतलब ln हो गया, समझ लेना, घबराना मत। ln k इधर लिख देंगे, इधर हो जाएगा ln a e टू दी पावर माइनस EA बटा में RT। समझिएगा, आपको पता है कि ln m इंटू n जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गुना में होता है तो हम लोग जोड़ देते हैं, गुना में रहता है तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि जो ये ln k है और ये देखो ये गुना में है, a इंटू e के पावर माइनस EA बटा RT। एक बार ln a के साथ लग जाएगा log m प्लस log n, log
n की जगह पे क्या है e के पावर माइनस ए बटा में आर टी। अच्छा एक बताओ, दो तरह का लॉग होता है ना, एक नेचुरल लॉग होता है और एक एलओजी होता है। एक एलएन होता है और क्या होता है, एक एलओजी। और नेटवर्क इशू चल रहा है ना, मैं समझ रहा हूं, बस थोड़ा सा बाबू 5 मिनट है, 5 मिनट में हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बस 5 मिनट वेट कर लो। एलएन का मतलब होता है लॉग की, लॉग बेस में ई रहेगा। एलएन का मतलब कि लॉग बेस ई, यानी कि आधार में उसका ई रहता है, और इस डेसिमल का मतलब होता है कि लॉग बेस में 10 रहता है। तो हम एलएन का मतलब लॉग में बेस में ई समझते हैं। अच्छा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग ई है और फिर यहाँ ई के पावर ए है, तो जब बेस और पावर बराबर हो जाए, देखो ई तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे लॉग, अगर मान लो कि यहाँ पर x लिखा और यहाँ x के पावर 5 लिखा, तो ये हमारा खत्म हो गया, 1 हो गया, 1 के पावर में 5। नहीं 1 के पावर में नहीं, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, 1 into में हो जाता है, समझना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ln है, तो हमारे पास ये ln e वाला जो है खत्म हो गया। अब केवल क्या बच जाता है, माइनस ए बटा, मतलब फॉर्मूला समझना, मेरा मतलब ये था कि इसका फॉर्मूला ए होता है, सॉरी मैं कुछ दूसरा बोल दिया था। लॉग e के पावर e a है, तो इसका वैल्यू खत्म, इसका सूत्र में ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। वैसे ही देखो यहाँ पर ln का मतलब क्या है कि लॉग बेस में e है, तब e के पावर माइनस ए बटा में आर टी है, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म, केवल बचेगा माइनस ए बटा में आर टी। तो घबराना मत, ये एक बार और देख लेना, जैसे नेटवर्क सही हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ln k बराबर ln a प्लस, ये तो खत्म हो गया ना, अब बचा माइनस ई ए बटा में आर टी। अब हम फाइनली इसको लिखते हैं, तो ln k बराबर माइनस ई बटा में आर टी, माइनस ए बटा आर टी को इधर लिख देते हैं, और प्लस में ln a हो गया। ये इक्वेशन आ गया, किसका किसका, आर्हेनियस सर का। किसका आ गया मेरे भाई, आर्हेनियस सर का। ये हमने इक्वेशन निकाल लिया, कोई दिक्कत, नो सर जी, ये हम लोगों ने निकाल लिया। और आप चाहो तो इस पे ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ में क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस में सी। तो y पे हमारा ln k होगा, y पे हमने ln k ले लिया, और x पर हमारा क्या हो जाएगा, 1/t। यहाँ देखो ये बट्टा में r जो है ना, माइनस ये बटा r, ये m का वैल्यू है, और x हो जाएगा बाबू 1/t, तो 1/t हमारा हो गया। देखो यहाँ पर 1/t हमारा x एक्सिस पे जाएगा, m का वैल्यू है माइनस ये बट्टा में r, हमने 1/t ले लिया x पर। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ढाल जो है, स्लोप, स्लोप क्या है, माइनस में आ रहा है ना, ये माइनस में जनरली निकल गया, और यहाँ जो ढाल होगा वो कितना होगा, माइनस ये बट्टा में r, माइनस ये बट्टा में r है, ये हमारा ढाल है। कोई दिक्कत, इस पे तो ग्राफ हमने कर लिया। एक इक्वेशन ये रहा, इसको और मॉडिफाई आप कर सकते हो, कैसे सर, तो ये ln जो है, आप ln को log में बदल सकते हो। ln को किस में बदल सकते हो, log में। तो हम बताए थे आपसे कि ln को अगर log में बदलना हो तो 2.303 log लिखना पड़ता है। अगर ln की जगह, यानी कि नेचुरल लॉग, लॉग बेस e को बदलना है, सर केमिस्ट्री डेली नहीं चलता है, चलता है, चलता है, ध्यान रखेंगे सर। कोई मैं बता दूं कि इसमें हम लोग फिजिकल कर रहे हैं, फिजिकल का चौथा लेसन आज समाप्ति हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल बच जाएगा, 2 सेशन करवा देंगे। उसके बाद आपका एक फिजिकल में सरफेस केमिस्ट्री बच गया, लेसन 5। अगर आप वो नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में देखिए, हमने चैप्टर वाइज 2022 वाला बैच लगा दिया है, केमिस्ट्री 2022 बैच, उसमें अलग अलग चैप्टर वाइज हम करवा दिए हैं, उसमें आप लोग देख लेना। अब देखो y तो हो गया, अब ln को हम क्या कर रहे हैं, अगला रूप दे रहे हैं, ln को हम log में बदलेंगे। log में बदलने के लिए 2.303 log k हो जाएगा। हाँ सर, ln को आपने log में बदला तो ठीक है, इतना तो लग ही जाता है, बराबर माइनस ई बटा में आर टी प्लस ln है, ln के मतलब 2.303 log a हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो सर। ये गुना में है, इधर आ गया तो भागा में हो जाएगा, या तो इसको गुना में है तो इधर कर दो भागा में, और नहीं तो दोनों तरफ इतना से भाग लगा दो। तो अगर इसको आप भागा में लाते हैं तो ये खत्म हो गया, क्या बचा, log k बराबर, ये भागा में आएगा तो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, माइनस ई ए बटा में 2.303 आर टी, और प्लस में यहाँ जब नीचे में ये जाएगा ना जी, गुना में है तो भागा में आएगा, तो भागा में आएगा तो इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो इसके नीचे तो आ गया, लेकिन इसके नीचे जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, log a। ये हमारा एक यही इक्वेशन, सब आर्हेनियस का इक्वेशन जा रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है,
ये इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये रहा इक्वेशन नंबर। अब अगर आप इसको अलग अलग टेम्परेचर पे करना चाहते हैं, इसी चीज को अलग अलग टेम्परेचर पर, जैसे तो यहाँ पर K का मान कितना हो जाएगा K1, तो टेम्परेचर T का मान T1 हो जाएगा। फिर अगर K का मान K2 हम लेते हैं तो टेम्परेचर T का मान क्या हो जाएगा T2। अलग अलग टेम्परेचर के लिए देखेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है उस पर हम कर रहे हैं, आप भी आसानी से कर सकते हो। एलएन वाला से भी, ओहो बैटरी भाई गिरो मत, बस थोड़ा सा वेट करेंगे सबको प्लीज, हो ही गया है। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला क्या निकला, देखो log K बराबर माइनस ई बटा में 2.303 R T प्लस log A, यही ना निकला है, आप देख सकते हो यही ना निकला है। कोई दिक्कत? नो सर। बच्चे समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, K1 एक बार स्टेज K बराबर K1 लेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं। तो माइनस ए बटा में 2.303 R T1 हो जाएगा। K1 के लिए T1, बाकी सब तो वही रहेगा, बाकी सब वही रहेगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब अगला हम K2 पे ले लेते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के लिए रेट कांस्टेंट अलग अलग हो जाएगा ना जी। तापमान जब बदलोगे तो K1 K2 बदल जाएगा ना जी, K क्या है रेट स्थिरांक बदल जाता है। माइनस ए बटा यहाँ पर 2.303 R T2 हो जाएगा। K2 तो T2, K1 तो T1, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत? नो सर। अब सर एक काम करते हैं, दो में से एक को माइनस कर देते हैं, दो में से एक को क्या कर देते हैं माइनस, तो log K2 में से ये घटेगा तो log K2 माइनस log K1, समझिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। बराबर इस वैल्यू में से इसको घटाते हैं, तो इस वैल्यू को पूरा लिखते हैं माइनस ए अपॉन 2.303 R T2, ये नीचे वाला, प्लस में है log A। अब इसमें से हम इसको घटाते हैं पूरे टर्म को, तो घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस ई ए बटा में 2.303 R T1, ये हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये माइनस log A, एक बार करके देख लेना आप लोग। तो log A से log A कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास log K2 माइनस K1, ध्यान रखेंगे क्या बचा log K2 माइनस log K1, बराबर में क्या बचा था देख लेते हैं, बराबर में बचा था माइनस ए बटा में इतना वाला बचा ना, सबको देख लेंगे। तो माइनस इतना और प्लस इतना, तो इस प्लस वाले को हम पहले लिख देते हैं, T1 वाला प्लस है, ई ए बटा में 2.303 R T1 और माइनस था E2 वाला, T2 वाला 2.303 R T2, ये बचा log A कैंसिल हो गया। बच्चों आपको पता है कि log m माइनस log n का यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है log m बटा में n, ये तो आपको पता नहीं फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, तो log K2 माइनस log K1 log K2 बटा में K1, हाँ सर हो जाएगा log K2 बटा में K1, यहाँ पे फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, सब कॉमन निकल जाएगा T1 T2 को छोड़ करके, तो ए बटा में 2.303 R कॉमन ले लिया, बचा 1/T1 माइनस 1/T2। तो जब दो टेम्परेचर दिया हो उस कंडीशन में अगर हमसे सक्रियण ऊर्जा पूछा जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेटवर्क इश्यू आ रहा है, समझ में आया बाबू? अब ये आपका फाइनल इक्वेशन एक आ गया, न्यूमेरिकल इस पे भी मिलता है, आप लोग घबराएंगे नहीं। इसमें क्या है सर, K2 K1 का वैल्यू दिया रहेगा कि K1 पर टेम्परेचर T1 है, K2 पर टेम्परेचर T2 है, इसका कुछ वैल्यू रहेगा। तब बताइए कि सक्रियण ऊर्जा क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ये डेरिवेशन कैसे आया एक बार आप आसानी से सबको देख लेना और अपनी कॉपी पे जरूर बनाना एक बार, अगर आपको दिक्कत होगा तो। दिक्कत नहीं होगा, मैं इतने अच्छे से बता दिया हूं, कोशिश तो किया हूं। ये फाइनल इक्वेशन है, हमने दोनों तरफ ln लिया, नेचुरल लॉ लेने के बाद हमने इसको कैलकुलेट किया। आप चाहो तो एक इसका सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिए। अब चलो ये ले लिए, तो चलो सेकंड वाला भी ले लो, सेकंड वाला ले लो। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, लगता है इसकी भी बैटरी का खत्म है। अच्छा अच्छा, ओ इस पे नहीं होता है ना, लाइट थोड़ी है ये, हाँ यहाँ पे सेकंड ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार प्रैक्टिस करेंगे घर पर सब। फाइनली ये रहा, तो इसमें हम पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। तो ओवरऑल हम लोग का बाबू आज ये खत्म हो ही गया क्या?
कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग पढ़ लिए। आप लोग का थ्योरी का इंपॉर्टेंट जो ये रहा सेशन, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको भाई पूरा वीडियो नहीं मिल रहा है शुरू से, तो आप यूट्यूब पर जब साइंस संग्रह सर्च करेंगे ना, तो साइंस संग्रह लिखिएगा तो साइंस संग्रह का लोगो वगैरह आ जाएगा, तो होम पेज पे चले जाना। यहाँ पर लिखा रहता है होम, फिर लिखा रहता है वीडियो, फिर लिखा रहता है प्लेलिस्ट। तो आप किस में करोगे? प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखेगा क्रिएटेड प्लेलिस्ट। क्या लिखेगा? क्रिएटेड प्लेलिस्ट। और इसमें कुछ आपको वीडियो दिखेंगे, ठीक है, वीडियो दिखेंगे। और नीचे लिखा होगा 12th केमिस्ट्री 2022 बैच, 12th केमिस्ट्री 2022 बैच। अब इसके अंदर आप जाओगे तो आपको अलग अलग चैप्टर का मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको सॉलिड स्टेट मिल जाएगा, सॉलिड स्टेट में क्लिक करोगे तो इसका वीडियो मिलेगा, फिर सॉल्यूशन का मिल जाएगा, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिल जाएगा, फिर केमिकल काइनेटिक्स का मिल जाएगा। तो अलग अलग करके देख लेना। थैंक यू सो मच। फिर 9:30 बजे से आपकी अंग्रेजी की क्लासेस है, थोड़ी देर की क्लासेस जरूर है, लेकिन आप लोग जरूर आना। अगर नेटवर्क सही रहा, साथ दिया, तो आप लोग जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और प्लीज रोज की तरह आज भी इस सेशन पर कमेंट करके ही जाना इस सेशन, ये सेशन वाकई कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आज का टॉपिक, प्लीज आप लोग बताइएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, ताकि फीडबैक पता चले कि हाँ आज मैंने जो बच्चों को दिया वो क्या समझ पाए या नहीं। ठीक है बच्चों, प्लीज आप लोग रोज की तरह कमेंट करके जरूर बताना कि बस हो जाना चाहिए सर समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जिसके छोटे भाई बहन 11th 10th में होंगे, उनकी सुबह से क्लासेस नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इतना तेज बारिश, इतना घना-घोर बादल हुआ था, कई सारे बच्चों के कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, फिर हमें बंद करना पड़ा। आखिर पढ़ेंगे कौन? बच्चे ही तो पढ़ेंगे ना, और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाएंगे हम किसे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर 9:30 बजे वाला बैच में। मोनू सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश को लेकर के कंफ्यूज मत रहो आप लोग। आपकी मंडे, वेंसडे, देखो डायरेक्ट हिंदी में लिख देते हैं, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 3 दिन आपका हिंदी चल रहा है। और मैं जानता हूं कि इतना पर्याप्त है, पूरे साल अभी हम लोग के पास है, आपकी सिलेबस हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे, इतना ही काफी है हमारे लिए। 9:30 बजे रात को चल रहा है, ठीक है। बाकी के जो 3 दिन बच रहे हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये भी एनफ है। शुक्रवार और शनिवार ये भी एनफ है इंग्लिश के लिए। 3 दिन क्या चल रहा है इंग्लिश, इसका भी टाइमिंग क्या है, रात 9:30 बजे ही। बाकी फिजिक्स के लिए हम मंडे से कुछ न कुछ आपका टाइमिंग इधर उधर करके जैसे भी हो हम लोग सेट कर लेंगे। चलो 11th का बंद कब से होगा? 11th का बंद कब से होगा कि 11th का बैच कब से होगा जी विराज यादव? 11th का बैच 11 बजे से होता है बाबू, बस नेटवर्क का भी इशू चल रहा है मौसम को लेकर के, इसलिए नहीं हो पा रहा है। नहीं तो देखिए शेड्यूल लगा है, लेकिन चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है ना। 10th का अगर बच्चा है तो 10th का बच्चा पढ़ सकता है साइंस संग्रह एकेडमी चैनल पे सुबह में। चलिए ठीक है, बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताना आप सबको कि आज का सेशन कैसा लगा, और प्लीज लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना आप सबको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर अगले सेशन में हम आपको लेकर के आएंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव विथ न्यूमेरिकल, साथ साथ शायद न्यूमेरिकल का अलग सेशन करवा दूं या फिर ऑब्जेक्टिव इसका। बाय बाय, चलो फाइनली बाय।